नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज के कार्यक्रम की शुरुआत में एक प्रश्न से कर रहा हूं। आप में से जो लोग भी मेरी उम्र के हैं, मुझसे ज़्यादा उम्र के हैं, मुझसे कम उम्र के हैं, और जो युवा हैं, जो पढ़ते लिखते रहते हैं, देश दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और आजकल तो जानना और थोड़ा आसान हो गया है। जिस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, सूचनाएं उपलब्ध हैं, सूचना के स्रोत उपलब्ध हैं, उसमें दुनिया में अतीत में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य के बारे में क्या सोचा जा रहा है, क्या आकलन है, विश्लेषण है, इसके बारे में जानते हैं। एक प्रश्न पूछता हूँ, किसी ने पूरे मानवता के इतिहास में जब से फिल्में बनना शुरू हुई, कोई एक ऐसी फिल्म आई किसी भी देश में, किसी भी भाषा में, जिसने एक देश को हिला दिया हो? मुझे तो याद नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। आप लोगों को हो तो ज़रूर बताइएगा। और उस फिल्म का नाम है धुरंधर 2। धुरंधर 1 आ चुकी है, उसका भी बहुत प्रभाव पड़ा था, लेकिन धुरंधर 2 ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया है। पाकिस्तान में एक तरह से समझिए सुरक्षा एजेंसियों और ख़ासतौर से उनकी जो गुप्तचर संस्था है ISI, और उनका जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, उसमें हाहाकार मचा हुआ है। बड़े पैमाने पर धरपकड़ चल रही है। ISI और पाकिस्तान की सेना को ये लग रहा है कि उनके देश में जितने लोग हैं सब संदिग्ध हैं, सब भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट हैं। ये प्रभाव, ये असर पैदा किया है धुरंधर 2 ने। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक फिल्म क्या कर सकती है। फिल्म अगर सच्चाई से जुड़ी हुई हो, कोई भी फिल्म ऐसी नहीं होती, डॉक्यूमेंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फिल्म ऐसी नहीं होती जिसमें सच्चाई और कल्पना का मिश्रण ना हो। लेकिन अगर सच्चाई ज़्यादा हो, केवल एक सिनेमैटिक प्रभाव के लिए उसमें कल्पना का मिश्रण करते हैं, तो उसका असर, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। और यही धुरंधर 2 के साथ हो रहा है। उसमें ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जिनके बारे में टुकड़ों टुकड़ों में हम सब लोग जानते रहे हैं, या जो नहीं जानते रहे हैं उनके बारे में आशंका रही है ये ऐसा हुआ या ऐसा हुआ होगा। ये जो मिश्रण बनाया धुरंधर 2 ने, कि सच और उसके साथ थोड़ा सा कल्पना का हिस्सा। जैसे सोना जो है, 24 कैरेट के सोने से गहना नहीं बनता। गहना बनाने के लिए उसमें थोड़ा तांबा और दूसरी धातुएं मिलानी पड़ती हैं, तब आप गहना बना पाते हैं। वैसे ही सच पर आधारित फिल्म के बनाने के लिए आपको उसमें कुछ कल्पना का हिस्सा जोड़ना पड़ता है, क्योंकि आप फिल्म बना रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे हैं, आप इतिहास लेखन नहीं कर रहे हैं। ये काम धुरंधर ने किया है। लेकिन धुरंधर के केवल 2 पक्षों की बात कर रहा हूं मैं। एक हमारी खुफिया एजेंसी है। दुनिया में हम सुनते आए थे KGB, CIA, मोसाद, इनका नाम, और एक लंबे समय तक, लगभग 3 दशक से ज़्यादा समय तक, जब तक भारत में आतंकवाद का बोलबाला था, यानी 2014 से पहले तक, कि ISI जब चाहे जो चाहे भारत में करा सकती है। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, जो विदेशी खुफिया एजेंसी है, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो करा ही नहीं रही है, वो करा चुकी है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस तंत्र को कैसे भेदें, कैसे इसके एजेंट्स को पकड़ें। तो सड़क पर, फुटपाथ पर सोते हुए व्यक्ति, गरीब आदमी, ठेले वाला, खोमचे वाला, इनसे लेकर तमाम विभागों में जो लोग काम करते हैं, उन सबको संदेह की नज़र। ये पहला मामला है कि एक फिल्म के आधार पर एक देश के हुक्मरान अपने ही देश के लोगों को संदेह की नज़र से देख रहे हैं। मेरा मानना है कि इससे बड़ा प्रभाव किसी फिल्म का नहीं हो सकता है। ये जो हाहाकार मचा हुआ है पाकिस्तान में, अब वैसा ही हाहाकार अपने देश में मचा हुआ है, लेकिन केवल विपक्षी दलों के बीच। विपक्षी दलों को धुरंधर 2 की ये सफलता बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। उनके अंदर इतनी बौखलाहट है जैसे उनको बीच बाजार में, बीच सड़क पर, चौराहे पर नंगा कर दिया गया हो। अब इस फिल्म के एक प्रसंग की बात करता हूँ। अतीक अहमद के मुद्दे को लेकर इतनी ज़्यादा चर्चा है, इतनी ज़्यादा बेचैनी, खलबली, परेशानी है। अतीक अहमद का ISI से संबंध था, ये केवल ये फिल्म नहीं कह रही है। अतीक अहमद के खिलाफ जो चार्जशीट
फाइल हुई है, जांच एजेंसी ने फाइल की है, उस चार्जशीट में अतीक अहमद का इकबालिया बयान है कि ड्रोन से पंजाब में आईएसआई हथियार भेजती थी और हमारे लोग थे, हमारे एजेंट थे, वो लेकर आते थे। जो हथियार, जितनी मात्रा में हथियार चाहिए, मादक द्रव्य चाहिए, मतलब ड्रग्स चाहिए, वो सब आती थी और मिलती थी। हमको हथियारों की सप्लाई को लेकर कोई चिंता नहीं थी। और इस अतीक अहमद का संरक्षण कौन करता था? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। और मैं केवल उन्हीं मुद्दों की बात करूंगा जो सार्वजनिक रूप से सामने आ चुके हैं। अतीक अहमद क्या था, ये उत्तर प्रदेश के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। माफिया था, गुंडा था, आतंकवादियों से मिला हुआ था, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट के तौर पर काम करता था। इस देश में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में आतंक का वातावरण बनाने, आतंक का माहौल बनाने में उसको पूरा संरक्षण प्राप्त था समाजवादी पार्टी की सरकारों का। और सार्वजनिक मंच पर आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी की रैली में मंच पर उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बैठे हुए हैं और मंच पर ही अतीक अहमद अपना कुत्ता लेकर आते हैं और वो कुत्ता जो है वो जाकर बैठता है किसके गोद में? मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की गोद में। ये संबंध था अतीक अहमद का समाजवादी पार्टी के साथ। तो अतीक अहमद जब ये सब कर रहा था तो क्या समाजवादी पार्टी और उसकी सरकार को कुछ पता नहीं था? अब दो बातें हैं, या तो पता था या नहीं पता था। पता था, उसके बावजूद अतीक अहमद का संरक्षण हो रहा था, समर्थन हो रहा था, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? और अगर पता नहीं था तो इससे ज़्यादा निकम्मी सरकार क्या हो सकती है कि एक गुंडा, एक माफिया जो विदेशी शक्तियों से मिलकर काम कर रहा है, देश के विरोध में काम कर रहा है, उसके बारे में आपको या तो पता नहीं या आप उसके साथ खड़े हैं। आप जो फिल्म में दिखाया गया है, 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए उसको। अतीक अहमद का जो इकबालिया बयान है, जो खुद मान रहा है कि वो आईएसआई के साथ मिलकर काम कर रहा था, तो आईएसआई के साथ मिलकर वो जो है कोई धर्मार्थ संस्था तो चला नहीं रहा था, कोई एनजीओ तो चला नहीं रहा था, वो सामाजिक सुधार का काम तो कर नहीं रहा था। तो अब सवाल पूछा जाना चाहिए समाजवादी पार्टी से कि अतीक अहमद का समर्थन क्यों कर रहे थे। और इस फिल्म के आने के बाद और अतीक अहमद के इकबालिया बयान के प्रकाश में आने के बाद समाजवादी पार्टी ने क्या निंदा की अतीक अहमद की? क्या कहा कि हमने सारे संबंध तोड़ लिए या हमारा कोई नाता नहीं है अतीक अहमद से, या अतीक अहमद का हमने कभी समर्थन नहीं किया, संरक्षण नहीं किया? और अतीक अहमद अकेला नहीं था, मुख्तार अंसारी वो भी आईएसआई के इशारे पर काम करता था। गाजीपुर में जो उसका घर है उसका नाम है फाटक। क्यों पड़ा है? असल में ग्रामीण पृष्ठभूमि में कोई एक शब्द होता है जो बड़ा मशहूर हो जाता है, प्रचलित हो जाता है। जैसे हरशंकर तिवारी का गोरखपुर में जो घर था उसका नाम था हाता, क्योंकि कंपाउंड बहुत बड़ा था तो हाता कहलाता था। कोई नहीं कहता था कि हरशंकर तिवारी का आवास है। वैसे ही मुख्तार अंसारी का जो घर गाजीपुर में था उसका नाम था फाटक, क्योंकि उसका गेट किसी किले के गेट की तरह बना हुआ था। और मुख्तार अंसारी का बड़ा भाई आज भी समाजवादी पार्टी का सांसद है, लोकसभा सदस्य है। और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अखिलेश यादव उसके घर गए, उसके बाद उसकी कब्र पर भी गए। तो मुख्तार अंसारी से समाजवादी पार्टी का क्या नाता है? इन दोनों मामलों में सिर्फ एक ही बात कॉमन दिखती है, ये दोनों मुसलमान थे। और समाजवादी पार्टी को लगता है अगर माफिया, गुंडा, आतंकवादी मुसलमान है तो उसके समर्थन में खड़े होना चाहिए। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद आतंकवाद के आरोपियों के खिलाफ मामला वापस लेने की कोशिश की। उनकी सरकार ने संस्तुति की, हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा आज आप जो है इनके खिलाफ मुकदमा वापस ले रहे हैं, कल इनको आप पद्म पुरस्कार देंगे। सरकार की संस्तुति को रद्द कर दिया। उन सब पर मुकदमा चला और उसका फैसला आया, सबके सबको सजा हुई। वो सब के सब आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थे, आतंकवादी थे। ये अदालत में साबित हुआ। अब आप समझिए कि देश में अगर ऐसी राजनीतिक पार्टियां हों,
ऐसे राजनीतिक दल हों, ऐसे राजनीतिक नेता हों, देश की सुरक्षा के बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन हाथों में थी। जो लोग कहते हैं ना कि 14 के बाद क्या बदला, बहुत से कांग्रेसी हैं, बहुत से ऐसे पत्रकारों को मैंने सुना, बड़ा आश्चर्य होता है। उनको जब बताया जाता है कि 14 के बाद क्या क्या काम हुआ तो कहते हैं कि हाँ, भारत तो जो है 2014 में ही बना, भारत का जन्म 2014 में ही हुआ, उससे पहले तो था नहीं। अब इन मूर्ख लोगों को कौन बताए कि तुलना काम की हो रही है। कोई ये दावा नहीं कर रहा है कि 2014 से पहले कुछ नहीं हुआ। बताया यही जा रहा है कि 2014 से पहले क्या हुआ, क्या हो रहा था, किस तरह से हो रहा था, किस पैमाने पर हो रहा था, और 2014 के बाद क्या हो रहा है। लेकिन ये बात बड़ी चुभती है, बहुत से लोगों को बुरी लगती है। वो ये तुलना सुनने को तैयार नहीं है। और ये तुलना कोई किसी की राय, किसी की ओपिनियन नहीं है, तथ्यात्मक रूप से। कितने किलोमीटर हाईवे बना था 14 से पहले, अब कितना बना है। रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन कितने परसेंट हुआ था, अब कितना, अब 99% से ज़्यादा हो चुका है, लगभग 100%। तो इसकी बात नहीं करनी चाहिए। 14 से पहले की सरकार और ख़ास तौर से कांग्रेस के बारे में लोगों की राय खराब होगी, जैसे कांग्रेस के बारे में लोगों की राय बहुत अच्छी हो। तो सच सुनने का साहस होना चाहिए, जो कि इस समय विपक्ष के नेताओं में घटता जा रहा। उनका जो इकोसिस्टम है वो और ज़्यादा बेचैन होता है। अब आप कल्पना कीजिए कि अतीक अहमद के प्रति सहानुभूति की जो लहर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इकोसिस्टम में चल रही है, उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कौन देश के साथ खड़ा है, कौन देश के खिलाफ खड़ा है। धुरंधर फिल्म में अतीक अहमद का जो प्रसंग है वो ऐसे राजनीतिक तत्वों को एक्सपोज करता है। ऐसा नहीं है कि लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया, उस पर जो उनका रिएक्शन आ रहा है, वो बता रहा है कि उनकी संवेदना, उनकी सहानुभूति आज भी मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोगों से है, जो इस देश के विरोध में काम कर रहे थे, इस समाज के विरोध में काम कर रहे थे, जो इस देश की संस्कृति और सभ्यता के विरोध में काम कर रहे थे। उनका समर्थन करने वालों को आप क्या कहेंगे? क्या ऐसे लोग समाज का, देश का भला कर सकते हैं? क्या ऐसे लोग समाज को सुरक्षा दे सकते हैं? 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी? ये उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा समर्थक हो, उससे पूछ लीजिए, वो बता देगा। और दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सैफई और इटावा में चले जाइए, वहाँ आम लोगों से पूछ लीजिए कि 2017 से पहले वो अपने को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते थे या आज महसूस करते हैं। तो अतीक अहमद का समर्थन, उसका बचाव करने का साहस, बल्कि मैं कहूँगा दुस्साहस, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि स्थिति कितनी बिगड़ चुकी है। कि किसी बुराई का आप विरोध ना करें, लेकिन बुराई के समर्थन में खड़े हो जाएं, तो इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे, माफिया, आईएसआई के एजेंट, इनका समर्थन करने वाला इस देश का हितैषी नहीं हो सकता, राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। और धुरंधर फिल्म ने न केवल पाकिस्तान को बेचैन किया है, एक्सपोज किया है, बल्कि भारत देश में जो ऐसे तत्वों के समर्थक हैं उनको भी बेचैन किया। वो तो और ज़्यादा बेचैन है, मुझे लगता है। उनको लग रहा है कि हमने जो पूंजी कमाई थी इतने सालों में, वो सारी लूट रही है। जो सच हमने लोगों से छिपाया था, वो सब कुछ सामने आ रहा है। और ये सब काम एक फिल्म ने कर दिया। तो अगर इरादा नेक हो, नीयत साफ हो, सच के साथ खड़े होने की हिम्मत हो, तो आप वो कर सकते हैं जो धुरंधर फिल्म ने किया है, जो आदित्य धर ने किया है और उनकी टीम ने किया है। तो आदित्य धर और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई कि देश के सामने सच्चाई पेश की, देश को बताया कि देश को किस तरह से अंधकार में धकेलने की कोशिश हो रही थी, दुश्मनों के हाथों बेचने की कोशिश हो रही थी, और उस समय की सत्ता में बैठे हुए लोग किस तरह से ऐसे ही लोगों का संरक्षण कर रहे थे, बचाव कर रहे थे, या ऐसे लोगों के साथ खड़े थे, ऐसे लोगों से मिले हुए थे,
ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनको पता नहीं था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। पता होने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना तो दूर, उसको रोकना तो दूर, उनका बचाव करना। आप इससे समझ सकते हैं कि मानसिकता क्या थी उस समय की सत्ता की। ये देश आज भी एक है, ये देश आज भी सुरक्षित बचा हुआ है। इस देश के लोगों की जो जिजीविषा है, इस देश के लोगों की जो हिम्मत है, जो 1000 साल की गुलामी भी तोड़ नहीं पाई, उसकी वजह से है। और ये बदलाव 2014 में नहीं हुआ होता, मैं फिर कह रहा हूं, तो आज हम आप जो बोल पा रहे हैं ये बोल भी नहीं पाते। धुरंधर जैसी फिल्म बनाने की कोशिश करने वाला जेल में होता। बहुत से लोग जा चुके हैं। ये दृश्य वही याद दिलाता है जब अंग्रेजों को सावरकर की किताबों से, लेखों से डर था। भारत छोड़िए, भारत के बाहर भी उनको छपने से रोका गया। अंग्रेजों का डर था कि सावरकर के लेख, उनकी किताब जो है वो क्रांति ला सकते हैं, इसलिए उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। पब्लिशर पर दबाव डालकर छापने से रोका गया, जो छप गई उसको बंटने से रोका गया। किस्सा कुर्सी का फिल्म बनी थी, उसका क्या हश्र हुआ आपको मालूम है? वो इमरजेंसी पर बनी थी। एक घटना का जिक्र तो बार बार करता हूं, बल्कि 2 घटनाओं का कर देता हूं। किशोर कुमार, उन्होंने यूथ कांग्रेस के एक कार्यक्रम में गाना गाने से मना कर दिया। आकाशवाणी पर बैन लग गया कि उनके गाने नहीं सुनाए जाएंगे। बजरू सुल्तानपुरी ने जवाहरलाल नेहरू को हिटलर का चेला कह दिया, 2 साल जेल में रहे। ये लोग बोलने की स्वतंत्रता की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन एक फिल्म में इन सब को नंगा खड़ा कर दिया है, इनकी असलियत उजागर कर दी है, बता दिया है कि ये दरअसल देश विरोधी किसी भी ताकत से हाथ मिलाने के लिए तैयार है। ये देश विरोधी किसी तत्व के साथ खड़े होने को तैयार है, और ये देश विरोध में किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपनी सेना के विरोध में जा सकते हैं, अपने देश के समाज के विरोध में जा सकते हैं, अपने देश की सरकार के विरोध में तो जा ही सकते हैं और जा ही रहे हैं। इनको पाकिस्तान में सारी अच्छाई नजर आती है, भारत में और केंद्र सरकार में सारी बुराइयां नजर आती हैं। बड़ा हल्ला 2 दिन से मचाया कि पाकिस्तान मध्यस्थता करने जा रहा है। ना अमेरिका ने कहा, ना ईरान ने कहा कि हमने मध्यस्थ बनाया है पाकिस्तान को, लेकिन यहां विपक्ष बल्लियों उछलने लगा। देखिए देखिए, पाकिस्तान की हैसियत देखिए और भारत की देखिए, मोदी की डिप्लोमेसी क्या है। राहुल गांधी ने तो कह दिया मोदी की जो है विदेश नीति वो निजी विदेश नीति है। जरा अपने पिता के नाना को याद कर लेते, अपनी दादी को याद कर लेते, अपने पिता के समय को याद कर लेते, तो शायद ये शब्द बोलने की हिम्मत भी ना होती। लेकिन वो सब छोड़िए, पाकिस्तान का जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लौटा दिया गया, ईरान ने उसको पास नहीं होने दिया। वो पाकिस्तान जो मध्यस्थता का दावा कर रहा था और जिसके मध्यस्थता के दावे पर यहाँ का विपक्ष बल्लियों उछल रहा था, उसे लग रहा था कि ये सम्मान पाकिस्तान को नहीं भारत के विपक्ष को मिला है। ऐसे लोगों के बारे में सोच विचार कर फैसला करने की जरूरत है। ये कुत्ते की वो पूंछ है जो कभी सीधी नहीं होने वाली है। तो इनसे अगर आपको कोई उम्मीद है कि ये सुधर गए हैं, ये बदल गए हैं, तो ये उम्मीद छोड़ दीजिए हमेशा के लिए। ये न सुधरे हैं और न कभी सुधरेंगे। ये इनका हाल इससे भी बुरा होगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।